305 दिनों में 5000 से लेके 6000 लीटर तक दूध देती हैं। तो हमारे पास ऐसी एनिमल्स भी हैं जो कि 50 से 60 लीटर की एवरेज देते हैं पर डे की एवरेज देते हैं। अगर हम सेक्सीमन के साथ उसको हम इंसेमिनेट करवाते हैं तो 5 से 6 हमें 7 और 7 बछड़ियां भी दे जाएगा। ठीक है। जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको किस तरह के पैरामीटर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकें अपनी फार्म मैनेजमेंट से? फ़खर साहब, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मदद किया। तो सबसे जो डेयरी फार्मिंग का है ये है कि उसके में 3 मेन जो पिलर्स हैं वो 3 मेन पिलर्स होंगे तब भी एक आप प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग चला सकते हैं। सबसे जो पहला पिलर है वो अच्छी ब्रीड का होना है, अच्छी नस्ल का होना है। दूसरा है कि अच्छी खुराक का होना है और तीसरा है जो है अच्छे माहौल का होना है। अगर ये तीनों चीज़ें सिंक्रोनाइज होंगी, एक दूसरे के साथ सिंक होंगी, तो फिर ही जो फार्मर है वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकता है, हर साल दूध अच्छा ले सकता है और अपने फार्म को अच्छे तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है। और उसके लिए दूध की पैदावार भी ज़ाहिर बात है उससे वो ज़्यादा ले सकते हैं विद लेस नंबर ऑफ एनिमल। सर, कुछ लोगों का कहना है कि ब्रीड के मुकाबले में अगर फीड अच्छी हो तो उसकी मिल्किंग जो है वो बढ़ जाती है। आपकी क्या राय है इसमें कि ब्रीड कितनी इम्पोर्टेंट है, फीड कितनी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं तो इसमें ज़्यादा जो नंबर दूंगा वो मैं ब्रीड को दूंगा। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के मुताबिक उसने परफॉर्म करना है। अगर 1 लीटर की कोई बाल्टी है तो आप उसमें 1 लीटर ही पानी समा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उनके ख़ास पोटेंशियल है, उन्होंने पोटेंशियल के मुताबिक दूध देना है। जिस तरह हमारे पास साहिवाल नस्ल की ब्रीड है या लोकल क्रॉसेज हैं, अगर हम उनकी डाटा की बेस पे देखते हैं तो वो 305 दिनों में 5000 से लेके 6000 लीटर तक दूध देती हैं। अच्छा। और जो हम बाहर से एनिमल इंपोर्ट करते हैं तो वो एक लैक्टेशन में 305 दिनों में वो 9000 से लेके 12000 लीटर तक दूध देते हैं। डबल दूध देते हैं और वही खुराक के साथ जो कि हम साहिवाल को या हम लोकल ब्रीड को खिला रहे हैं। एक्चुअली बात ये कि ये उनमें पोटेंशियल इतना है कि वो आप फीड कन्वर्जन रेशो कि उसे फीड को खाते हुए ठीक है वो अपने पोटेंशियल को बढ़ा के वो दूध देते हैं। ब्रीड्स कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके हवाले से आप हमारे जो फार्मर्स हैं उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? ब्रीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पैरामीटर है वो किसी डेयरी फार्म को लॉन्ग टर्म के लिए रन करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए। अगर आप 2003 या 2004 की बात करते हैं तो हमारे पास देसी नस्ल की ब्रीड थी जिसमें साहिवाल सबसे सर फहरिस्त है। उससे हम 3 लीटर की एवरेज लेते थे और वो उस के हवाले से बहुत एक ज़बरदस्त उसकी प्रोडक्शन जानी आती थी। लेकिन अभी जो है जो हमारे पास ऐसी एनिमल्स भी हैं जो कि 50 से 60 लीटर की एवरेज देते हैं पर डे की एवरेज देते हैं। और अगर उनकी 305 दिनों की हम एवरेज निकालते हैं तो वो तकरीबन 35 से 40 लीटर की निकलती है। तो ब्रीड बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए। ठीक है। ब्रीड्स को किस तरह से अपग्रेड किया जाता है, किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, ये हमारे किसानों को बताएं। अच्छा, ये देखें कि जैसे कि ज़्यादातर जो शेयर है हमारे पाकिस्तान में वो हमारी लोकल ब्रीड्स का है, जिसमें साहिवाल है, धनी है, दाजल है या बाकी चुलिस्तानी नस्ल की गाय है। अब ये कि या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम बाहर से एनिमल इंपोर्ट करें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वहाँ से जो सीमन है वो इंपोर्ट करवा के वो उन एनिमल्स पे रखवाएं ताकि जो अगली नस्ल है वो बेहतर है। मतलब कि अब अगर आज की गाय जो साहिवाल नस्ल की है वो 10 लीटर दूध दे रही है, अगर हम उसका क्रॉस करवाएंगे फ्रीजर नस्ल के साथ तो जो उसकी आने वाली नस्ल होगी वो 15 लीटर पे दूध देगी। फिर उसको अगर क्रॉस करवाएंगे वो 18 लीटर पे देगी। इस तरह ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या सेक्सीमन अगर करवाएंगे तो उसमें यह कि 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें बछड़ी पैदा होगी। ठीक है। और अब एक नई टेक्निक भी इंट्रोड्यूस होने जा रही है पाकिस्तान में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है कि हम बाहर से जो है एम्ब्रियो करके वो एक लो प्रोड्यूसर में वो रख सकते हैं और उससे उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उससे ब्रीड इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यू के एतबार से बताइएगा कि अगर हम मिल्क की बात करते हैं या इसके गोश्त की बात करते हैं या इसकी खाल की बात करते हैं तो वैल्यू के एतबार से कितना डिफरेंस है इंपोर्टेड ब्रीड्स में और लोकल ब्रीड्स में? कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। जो हमारी बाहर से इंपोर्ट होकर आता है एनिमल, अगर वो 3 हमारे पास या 4 लैक्टेशन देता है, जितने का एनिमल हमने लिया होता है तो उतने में वो बिक जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ के अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है जी। अगर हम 1.5 लाख का जानवर लेते हैं तो उसने लाख का बिकना है।
अगर बाहर से हम 7 लाख का जानवर लेते हैं तो अगर हमने 4 लैक्टेशन दे के बाद में 7 लाख का ही सेल करना है। और उससे से ये कि अगर हम सेक्सीमन के साथ उसको हम इंसेमिनेट करवाते हैं तो 5 से 6 हमें 7 और 7 बछड़ियाँ भी दे जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने रेप्लिकेट करना है अपने शेड को तो उसके लिए जो इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं और साथ अच्छी नस्ल का जो सीमन है, सेक्सीमन है या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, वो बहुत है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ में जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स आती हैं उनको किस तरह का माहौल चाहिए होता है? क्या हमारा इस वक्त जो माहौल है, ख़ास तौर पे पंजाब की बात करूँगा, तो पंजाब का जो इन्वायरमेंट है इसके लिए कितना एडजस्टेबल है, कितना कंफर्टेबल है, और इनको किस तरह का माहौल हम दे के बेहतरीन प्रोडक्शन ले सकते हैं? जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि 3 पिलर्स हैं मेन डेयरी में, अच्छी ब्रीड, अच्छी फीड और अच्छा माहौल। ठीक है, जानवर तो हमने रखे हुए हैं, अगर इन्हीं जानवरों को हम जैसे आप देख रहे हैं कि शावर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, इसके साथ हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। और पीछे आप देख रहे हैं कि वो सैंड बंकर जी लगे हुए हैं, वहाँ पे एनिमल जाके रेस्ट करता है। अगर हम डेली की रूटीन की बात करते हैं किसी भी एनिमल की, तो उसको उसकी टाइम की सेग्रीगेशन करते हैं तो वो 24 घंटे में जानवर 14 घंटे रेस्ट करता है, बैठता है ओवरऑल उसकी रूटीन में। बाकी 10 घंटों में उसका खाना पीना है, उसका मिल्किंग टाइम है, उसका चलना फिरना है, सोशल इंटरेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम उसको अच्छा रेस्ट एरिया दे देते हैं, कच्चा और नरम और खुश्क, तो उससे उसकी दूध की प्रोडक्शन वो बढ़ जाती है। और दूसरे नंबर पे जो हम उसके जो टेम्परेचर को हम जो है वो फैंस के साथ और जो शावर्स के साथ है वो कंट्रोल करते हैं। अब ये कि जो फार्मर, अच्छे फार्मर ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, जो प्रोडक्शन फॉरेन कंट्रीज़ में देती हैं तो वो प्रोडक्शन हम पाकिस्तान में ले रहे हैं, ये सारा माहौल देके। ठीक है डॉक्टर साहब, हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो कैटल्स हैं किस तरह की बीमारियाँ इनको जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं और उनका फिर इलाज कैसे करते हैं? अच्छा, जो ये कैटल्स हैं इसमें कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं और कुछ वायरल बीमारियां हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि वो कहते हैं कि इलाज एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है अगर प्रॉपर फॉलो किया जाए तो उससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जिस तरह की इसमें ज़्यादातर जो बीमारियां हो सकती हैं, अगर बैक्टीरियल कह सकते हैं तो वो क्लोस्ट्रीडिया की बीमारी है, आपने चौड़े मार का नाम सुना होगा, आपने गलघोटू का नाम सुना होगा। इसी तरह जो वायरल बीमारियां हैं उसमें इसमें मुंहखोर की बीमारी है, इसमें 3 डे सिकनेस है जिसे विल का बुखार कहते हैं, और लंपी स्किन डिजीज़ है। इस तरह की बीमारी को इनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करें कि जो कि पूरा सालाना कैलेंडर बना होता है तो वो उन बीमारियों से बचा जा सकता है। ज़बरदस्त। आइडियल डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अखराजात को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम इसके खर्च को कंट्रोल करके बेहतरीन फार्म मैनेजमेंट के ज़रिए इसकी आइडियल फार्मिंग कर सकते हैं? अगर इसके हम टोटल इकोनॉमिक्स देखते हैं तो उसमें 70% जो पार्ट है वो फीड रोल प्ले कर रही होती है। अगर फीड हम अच्छी परचेज़ कर लेते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं या अपनी सेल्फ ग्रोन कर लेते हैं जिसमें कि साइलेज है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कर रहा होता है, तो फिर उससे हम अपना खर्चा जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है। और उससे हमारी जो हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, मिल्क कंपोजिशन उससे बेहतर होती है और एनिमल की हेल्थ जो है वो बेहतर रहती है। और दूसरे नंबर पे है मैकेनाइजेशन का, मैं कहूँगा, क्योंकि जो हमारे छोटा फार्मर है वो उसके पास मैकेनाइजेशन की कमी है, उसके पास मिल्किंग मशीन नहीं है, उसके पास साइलेज नहीं है, उसके पास ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए इंसेमिनेशन नहीं है, उसके पास जो है अगर बड़ा हार्ड है तो उसको फीड करने के लिए TMR वैगन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें वो वहाँ पे मुहैया हो जाए तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकता है। जिस तरह के इनके कोई चीज़ भी जो जानवरों से हासिल होती है वो ज़ाया नहीं जाती। ठीक है, इससे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो इनका गोबर है, अगर एक 600 किलो का जानवर है तो वो डेली में 25 kg जो है वो मैन्योर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर उसका हम यूज़ कर लेते हैं बायोगैस में तो उससे हम क्या उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम अपना पंखों का, शावर का वो निज़ाम चला सकते हैं। अगर जो हाउस होल्ड है, किचन है, वो चला सकते हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ है पूरी वैल्यू चेन में वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी स्लरी है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, उसको हम सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के ये ऑर्गेनिक मैटर जो है इम्प्रूव होता है, सॉइल का इम्प्रूव होता है। ठीक है, जो डेयरी फार्मर एग्री फार्मिंग कर रहे हैं और साथ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो बायोगैस साथ लाजमी इंस्टॉल करवाएं ताकि वो अपनी एनर्जी कास्ट भी रिड्यूस करें और सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करें। बेहतरीन डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।